हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL का जो एग्ज़ाम हुआ था 6 नवंबर 2022 को, इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का, तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से कुछ जो क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन जो मुझे पता है उनमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर मैं इस पेपर की बात करता हूँ तो इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उन 100 क्वेश्चंस में से 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल पोर्शन से रिलेटेड थे और 25 क्वेश्चन जो थे नॉन टेक्निकल पोर्शन से रिलेटेड थे। तो मैं आपको कुछ मेरे पास 50 से 60 क्वेश्चन है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के मिला करके, तो मैं आपको उन क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ, ताकि जिससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि आपका जो आने वाला IOCL का एग्ज़ाम है, जो भी आप IOCL का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो उसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा कि IOCL किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, ताकि आप भी अपनी तैयारी को उसी के अकॉर्डिंग करें, जिससे कि आपका रिज़ल्ट जो है अच्छा से अच्छा आ पाए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे कि मैं आपको लगभग जो मेरे पास 50 से 60 सवाल है उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था किरचॉफ के करंट के नियम के अनुसार, यानी कि हमको यहाँ पे सबसे पहले किरचॉफ का करंट का नियम पूछा गया था। तो वो क्या होता है, नोड पे आने वाली करंट बराबर क्या होता है, नोड पे जाने वाली करंट होता है। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था हमारा KVL से रिलेटेड था। तो क्वेश्चन क्या था हमारा KVL से रिलेटेड, के किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप ऑफ EMF का जो योग होता है वो कितना होता है, तो ये आपका 0 होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो अगला जो क्वेश्चन था हमारा तीसरा क्वेश्चन था कि 3 लैंप अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, यदि उनमें से एक लैंप खराब हो जाए तो बाकी लैंप क्या होंगे, तो जो बाकी के 2 बचे हुए लैंप रहेंगे वो अपनी सेम ब्राइटनेस के साथ जो है वो चमकते रहेंगे। ये आपको सही वहाँ पे ऑप्शन को टिक करना था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो 4 नंबर क्वेश्चन था हमारा, वो था कि यदि किसी सर्किट में ओपन सर्किट वोल्टेज है वो कितना दिया हुआ है, 28 वोल्ट दिया हुआ था। अब क्या किया हमने कि 12 ओम का हमने लोड कनेक्ट कर दिया, तो अब जो हमारा वोल्टेज कितना रह जाता है वो 24 वोल्ट रह जाता है। तो हमें सोर्स का इंटरनल रजिस्टेंस बताना था। तो मैंने यहाँ पे आपको इसके लिए पूरा सॉल्यूशन किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए, अभी 28 वोल्ट पहले हमको 28 वोल्ट जो ओपन सर्किट वोल्टेज दिया हुआ था। जब हमने 12 ओम का लोड कनेक्ट किया तो हमने यहाँ पे करंट निकाल ली। तो जब करंट कितने हैं इस सर्किट में, तो वो हमारे पास आ गई 2 एम्पियर, क्योंकि 12 ओम का जब हमने लोड कनेक्ट किया तो उस टाइम वोल्टेज कितना था, 24 था। तो हमने यहाँ से करंट निकाल ली जो कि 2 एम्पियर निकल के आई। अब जो हमारा पास जो टोटल वोल्टेज जो अब जो सर्किट बना हमारे पास, जो फाइनली सर्किट बना, तो हमारे पास इस तरह से कुछ फाइनल सर्किट बना। तो हमें जो सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो R कनेक्टेड है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो R की वैल्यू निकालने के लिए नॉर्मली हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लूप है हमारा इसमें हमें KVL लगा देना है। बस आपको KVL लगाना है, जो कि मैंने यहाँ KVL लगा रखा है। तो यहाँ से आपको R की वैल्यू जो है वो 2 ओम यहाँ से आपको निकल जाएगी। इस तरह से आपको इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, 5वां क्वेश्चन था कि यूनिवर्सल मोटर की जो घूमने की दिशा होती है वो किसको चेंज करके चेंज कर सकते हैं, तो वो आइदर चेंज द आर्मेचर या फिर फील्ड टर्मिनल, या तो आर्मेचर के टर्मिनल को चेंज करें या फील्ड के टर्मिनल, दोनों में से किसी को भी चेंज करके हम यूनिवर्सल मोटर की घूमने की दिशा को चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि द कोर वाइब्रेशन इन ट्रांसफॉर्मर, जो कोर ट्रांसफॉर्मर की कोर होती है उसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं वो तो किसके कारण होते हैं, तो वो होते हैं मैग्नेटो स्ट्रिक्शंस के कारण। ये आपको वहाँ पे सही टिक करना था। जो 7वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था वो था ट्रांसफॉर्मर में जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है वो लो होती है, तो उसका कारण बताना था। जो ट्रांसफॉर्मर में जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है वो कम होती है, तो वो कम क्यों होती है, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें एयर गैप जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। अगर हम बात करते हैं इंडक्शन मोटर की, तो इंडक्शन मोटर में क्या होता है, एयर गैप ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो नो लोड करंट होती है वो कितनी होती है, लगभग 20 से 30% होती है। और ट्रांसफॉर्मर में ये क्या होती है, कम होती है, 2 से 5% होती है, क्योंकि एयर गैप कम होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था यदि किसी ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से कम होता है तो क्या होता है। आपको पता है सेकेंडरी का वोल्टेज कम है और प्राइमरी का वोल्टेज ज़्यादा है, तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होगा क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा। तो ये आपको यहाँ पे टिक करना था। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन 9, वो था कि जो बस बार होती है हमारी उसको किससे रेटेड किया जाता है। तो बस बार को हम वोल्टेज से, करंट से, फ्रीक्वेंसी से और शॉर्ट टाइम करंट से, इन चारों चीज़ों से हमको यहाँ पे रेटेड करते हैं। तो ये आपको वहाँ पे सही ऑप्शन टिक करना था।
उसके अलावा जो 10वां क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका पावर फैक्टर पूछा गया था कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर क्या होता है हमारा, R/Z होता है, किलोवाट अपॉन केवी होता है, और कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट होता है। तो यहाँ पे आपको एक चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था ऑल ऑफ द अबव करके, तो आपको उसको टिक करना था। उसके बाद जो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था कि मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जो हमारी इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो ये क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री पे होता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा 90 डिग्री पर होता है। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 12वां वो था कि लीस्ट रजिस्टिविटी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, जैसे कि लेड हो गया, मरकरी हो गया और कॉपर, और ऐसे ही कुछ एक ऑप्शन और था। तो उन चारों में से आपको सबसे कम रजिस्टिविटी निकालनी थी। तो सबसे कम रजिस्टिविटी किसकी होती है, मरकरी की थी इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो आपको मरकरी ऑप्शन टिक करना था। उसके अलावा जो एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था 13 नंबर, ये था कि विच मोटर इज़ नॉट स्टार्टेड विदाउट लोड। कौन सी मोटर होती है जिसे हम बिना लोड के स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आपको पता होगा कि जो बिना लोड के जो जिस मोटर को स्टार्ट नहीं कर सकते वो कौन सी होती है, DC सीरीज़ मोटर होती है। तो ये आपको सही आंसर टिक करना था। उसके अलावा जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 14 था, व्हाट इज़ द यूज़ इन इंडक्शन मोटर टू बैलेंस इन रोटर। यानी कि इंडक्शन मोटर में रोटर को बैलेंस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि इंडक्शन मोटर में EMF रोटर साइड से इंजेक्ट कर सकते हैं। तो उसने ये पूछा था किस साइड से इंजेक्ट कर सकते हैं, तो रोटर साइड से इंजेक्ट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एक आपका एक क्वेश्चन था। उसके अलावा जो अगला क्वेश्चन था कि इंडक्शन मोटर में DOL स्टार्टर जो होता है, DOL स्टार्टर टू फुल लोड करंट का जो, यानी कि जो नो लोड करंट टू फुल लोड करंट का रेशियो होता है वो कितना होता है। तो 5 से 9 गुना आपको वहाँ ऑप्शन में सही टिक करना था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 17 वो था कि ओम्स लॉ इज़ एप्लीकेबल। तो ओम्स लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, सेमीकंडक्टर, डिस्चार्ज लैंप, इलेक्ट्रोलाइसिस और मेटेलिक अलॉयज। तो यहाँ पे जो हमारा ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है ये किस पे एप्लीकेबल होता है, डिस्चार्ज लैंप पे यहाँ पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। तो ये आपको यहाँ पे सही आंसर टिक करना था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो किसका होता है। ऑप्शन दिए हुए थे आपको सिल्वर, लिक्विड मेटल या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये जो ऑप्शन दिए हुए थे इनमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट था वो किसका था, इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे आपको सही टिक करना था। उसके अलावा जो 19वां क्वेश्चन था ये था कि हाइड्रो पावर प्लांट में क्या नहीं होता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है उसमें हमारे कोई भी स्टैंड बाई लॉसेज जो है वो नहीं होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे सही ऑप्शन टिक करना था। अगला क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था कि गैस पावर प्लांट जो होता है, तो गैस पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा लॉसेस कौन से पार्ट में होते हैं। एक क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड था। अगला जो क्वेश्चन था ये था कि ट्रांसफॉर्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य होता है। तो आपको पता है जो ट्रांसफॉर्मर में जो कंजर्वेटर होता है वो क्या करता है, ऑयल के एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ में आता है जब उसमें इंटरनल हीटिंग होती है तब। तो यहाँ पे ये आपको इसका सही आंसर टिक करना था, ऑयल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग ऑयल हीटिंग। उसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन रिएक्टिव पावर लेता है। जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे उनमें से बताना था कौन रिएक्टिव पावर लेता है। तो ऑप्शन ए था ट्रांसफॉर्मर, बी था 3 फेज़ मोटर, रेक्टिफायर या एम्पलीफायर। तो आपको पता है जो हमारी 3 फेज़ मोटर होती है, चाहे अगर 3 फेज़ मोटर की बात करते तो हम सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर क्या करती है, हमारी लेगिंग पावर फैक्टर पे भी चलती है और लीडिंग पावर फैक्टर पे भी चलती है। तो वो क्या करती है, रिएक्टिव पावर भी लेती है। तो आपको यहाँ पे 3 फेज़ मोटर को टिक करना था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि वोल्टेज रेगुलेटर के जैसे कौन कार्य करता है। तो वोल्टेज रेगुलेटर के जैसे कौन कार्य करता है, जेनर डायोड यहाँ पे हमारा वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कार्य करता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था अगला कि जो 220/440 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर था, जिसे 50 हर्ट्ज़ को यदि 220 वोल्ट और 40 हर्ट्ज़ पर चलाया जाता है तो क्या होगा। तो आपको पता है कि जब 220/440 वोल्ट का कोई हमारा ट्रांसफॉर्मर था, यदि हम क्या कर रहे हैं कि 50 हर्ट्ज़ को 220 पे चला रहे हैं तो उसे 50 हर्ट्ज़ को 220 से कनेक्ट किया हुआ है और तो 40 हर्ट्ज़ पे चलाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपने पढ़ा होगा कि जो ट्रांसफॉर्मर में V/F रेशियो, तो पहले हमारे पास V/F रेशियो जब 50 हर्ट्ज़ पे चलाया तो कितना निकल के आया, 4.4 निकल के आया। जब हमने उसे ही 220 वोल्ट को हमने जब 40 हर्ट्ज़ से चलाया तो हमने कितने पे चलाया, 5.5 हमारे यहाँ पे V/F रेशियो निकल के आया। जब हमारा V/F रेशियो समान नहीं होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो एडी करंट लॉसेस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर होते हैं और हिस्टेरेसिस लॉसेस जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि जब हम
किसी भी 240/440 वोल्ट का जो ट्रांसफॉर्मर था, अगर हम उसे पहले 50 हर्ट्ज़ पे चलाया था और अब 40 हर्ट्ज़ पे चलाया 220 वोल्ट वाली साइड को, तो क्या होगा कि हमारा जो एडी करंट है वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं है, आप यहाँ देख सकते हो। तो जब एडी करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं है तो हमारी एडी करंट तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो जो एडी करंट जो है वो क्या है हमारी एडी करंट तो मैंने कांस्टेंट बना दिया। और जो हमारा हिस्टैरिसीस लॉसेस है, आप देख सकते हो जो पहले फ्रीक्वेंसी 50 थी अब कितनी रहेगी, 40 रहेगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम हुई है। तो हमारा हिस्टैरिसीस लॉसेस जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी कि आपको ये ऑप्शन टिक करना था कि जो एडी करंट तो हमारी कांस्टेंट रहेगी और हिस्टैरिसीस लॉसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ये आपको यहाँ पे सही आंसर टिक करना था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 25 कि डीसी मोटर जो होती है हमारी, डीसी मोटर में सप्लाई वोल्टेज का अपोज जो करता है उसे क्या कहते हैं। डीसी मोटर में आपको पता है कि हम जो फॉर्मूला लिखते हैं ई बी लिखते हैं हम, ई बी बराबर ZNP/अपॉन A इंटू 60। तो हम ये फार्मूला लिखते हैं। तो यहाँ से आप इस फॉर्मूले को देख सकते हो, नाम में क्या आ रहा है इसके, ई बी बैक EMF, तो ये क्या करता है, सप्लाई वोल्टेज का अपोज करता है। तो ये आपको टिक करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट हैंड थंब रूल में जो थंब होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 27, ये पूछा गया था कि कोई हमको N1 RPM स्पीड दी हुई थी और EB1 दिया हुआ था 400 वोल्ट, N2 दिया हुआ था 600 RPM और हमें EB2 निकालना था। तो आपको बताया कि जो बैक EMF का फॉर्मूला होता है EB बराबर, मैंने अभी लिखा था EB बराबर ZNP/अपॉन A इंटू 60। इससे यहाँ पे हमारा जो EB होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, EB2/EB1 बराबर N2/N1। हमको सारी क्वांटिटीज़ दी हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार हम EB को यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 वोल्ट। यहाँ पे सही आंसर टिक करना था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 28, ये पूछा गया था ट्रांसफॉर्मर में नो लोड करंट कितनी होती है। तो ट्रांसफॉर्मर में नो लोड करंट 2 से 5% होती है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था डेड एंड पर कौन से इंसुलेटर का यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। तो डेड एंड पे किसका यूज़ करते हैं, स्ट्रेन इंसुलेटर। यहाँ पे आपको सही आंसर टिक करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 33 kV फुल लोड रेटेड वोल्टेज के लिए सेफ वोल्टेज की लिमिट की रेंज पूछी गई थी। यानी आपको 33 kV वोल्टेज दिया हुआ था, उसकी जो लिमिट जो 33 kV वोल्टेज होता है उसकी रेंज पूछी गई थी। तो आपको पता है कि जो हमारा 33 kV होता है ये हाई वोल्टेज की कैटेगरी में आता है। और हाई वोल्टेज में कितना वोल्टेज में वेरिएशन होता है, तो ±6% होता है। तो हमें 33 का 6% निकालना था, जो कि कितना होता है 1.98 आता है। तो 1.98 हमें एक बार जोड़ना था और एक बार घटाना था 33 में से। तो इसकी जो रेंज निकल के आई थी वो 31.02 kV से लेकर के 34.98 kV तक यहाँ पे इसकी रेंज निकल के आई थी, जो कि आपको इसका सही आंसर टिक करना था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 31, कैपेसिटर किसके सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है। तो कैपेसिटर हमारे वोल्टेज के सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था केबल का इंसुलेशन किसके ऊपर निर्भर करता है। तो हमारा जो इंसुलेशन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर, जब कोई भी मेटेलिक कंडक्टर होता है उससे इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, इट्स टेम्परेचर राइजेज ड्यू टू, तो उसका जो कंडक्टर का जो मेटेलिक कंडक्टर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज क्यों होता है, तो इंक्रीज होता है क्योंकि कोलिजन बिटवीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड एटम, जो हमारे जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और एटम होते हैं उनके बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है, यानी कि टकराव होता है। जब वो टकराते हैं, जब हमारे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और एटम्स टकराते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, टेम्परेचर उत्पन्न होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था, आपको RA दिया हुआ था 600 ओम और RB दिया हुआ था 100 ओम। तो यहाँ से आपको बताना कि RA RB से कितने गुना लंबा है। तो आप देख सकते हो RA कितना गुना लंबा है, 6 गुना लंबा है, क्योंकि RB 100 दिया हुआ है और B के रेस्पेक्ट में पूछा हुआ था। तो ऑप्शन आपको टिक करना था 6 गुना। एक क्वेश्चन पूछा गया था वोल्टेज सोर्स और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है। तो आपको पता है आइडियली कंडीशन में वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो तो 0 होता है और वोल्ट मीटर का कितना होता है, वो इन्फिनिटी होता है। तो आपको ये ऑप्शन वहाँ पे सही टिक करना था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 36, ओनली AC को मेज़र करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ओनली AC जो क्वांटिटी होती है उसको मेज़र करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इंडक्शन टाइप अमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पे सही ऑप्शन टिक करना था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 37 जो था पूछा गया था कि अब ब्रिज सर्किट हैज़ यूजेस
विच मेथड ऑफ मेजरमेंट, जो हमारा ब्रिज होता है उसमें जो मेजरमेंट के लिए कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन थे कंपेयर, एब्सोल्यूट, रिलेटिव या डिफरेंशियल। आपको पता है कि जो हम ब्रिज में क्या करते हैं, आर्म्स को कंपेयर करके रेजिस्टेंस को मेज़र किया जाता है। तो यहाँ पे आपको कंपेयर, यहाँ पे सही ऑप्शन टिक करना था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 38 था, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज़ नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन। कौन सी मोटर का नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन होता है। ऑप्शन था सीरीज मोटर, शंट मोटर, डिफरेंशियल या ए और बी दोनों। तो यहाँ पे हमारा जो नेगेटिव वोल्ट स्पीड रेगुलेशन होता है वो किसका होता है, डिफरेंशियल मोटर का होता है। यहाँ पे आपको इसको ध्यान रखना है, सीरीज मोटर टिक नहीं करना है। सीरीज मोटर आपका सही आंसर कब होता है, जब आपको वोल्टेज रेगुलेशन पूछा जाता, तब यहाँ पे आपको सीरीज मोटर को टिक करना था। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन पूछा जा रहा था, वो किसका होता है, डिफरेंशियल मोटर का होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इन अ ट्रांसफॉर्मर पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इज इक्वल टू, जो ट्रांसफॉर्मर में पॉजिटिव सीक्वेंस करंट होती है वो किसके बराबर होती है। तो ये बराबर होती है नेगेटिव सीक्वेंस करंट के। तो ये आपको सही ऑप्शन टिक करना था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 था, अ सडन इंक्रीज इन टोटल करंट इनटू द पैरेलल सर्किट में इंडिकेट, यानी कि जो कोई भी हमारा पैरेलल सर्किट है उसमें क्या होता है कि अचानक से टोटल करंट जो होती है वो अचानक से बढ़ जाती है, तो वो किसको इंडिकेट करती है। तो ऑप्शन था आपका ड्रॉप इन सोर्स वोल्टेज, एन ओपन रजिस्टर, एन इंक्रीज इन सोर्स वोल्टेज, और ऑप्शन डी था आइदर ड्रॉप इन सोर्स वोल्टेज एंड ओपन रजिस्टर। तो यहाँ पे आपको इसका सही आंसर टिक करना था, एन इंक्रीज इन सोर्स वोल्टेज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन की बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया था, साइज ऑफ अर्थ वायर बेस्ड ऑन, जो हमारा अर्थ वायर होता है इसकी साइज जो होता है किस पे डिपेंड करती है। तो ऑप्शन ए था मैक्सिमम फॉल्ट करंट कैरी थ्रू द ग्राउंड वायर, ऑप्शन बी था रेटेड करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सर्विस लाइन, या फिर डिपेंड्स ऑन द सोइल रेजिस्टेंस, या ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। तो यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर क्या था, ए और सी दोनों, यानी कि सोइल के रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है और मैक्सिमम फॉल्ट करंट कैरिंग जो जाती है ग्राउंड वायर के अंदर उस पर भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही आंसर था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 42, ये था कि इन अ ट्रांसफॉर्मर टेप चेंजर इज़ प्रोवाइडेड ऑन, जो आपका टेप चेंजर होता है कौन सी साइड प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हमेशा हाई वोल्टेज साइड पे लगाया जाता है टेप चेंजर को, जिससे कि जो टेपिंग्स होती है उन्हें लेने में आसानी होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यूज़ ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन सिंक्रोनस मोटर, जो सिंक्रोनस मोटर में हम डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं तो वो क्यों करते हैं, ताकि हम इस वजह से करते हैं कि मोटर को स्टार्ट बना सकें और हंटिंग जो होती है मोटर में उसे कम कर सकें। तो आपको ये ऑप्शन वहाँ पे टिक करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 44, वो था लेमिनेशन को सेपरेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो हमारा ट्रांसफार्मर हो गया कोई, यानी कि या फिर हमारी कोई भी मशीन होगी इलेक्ट्रिकल मशीन, उसमें जो लेमिनेशन का यूज़ करते हैं हम एडी करंट को कम करने के लिए, तो उसमें जो बीच में लेमिनेशन का यूज़, जो लेमिनेशन यूज़ करते हैं उस लेमिनेशन को भी सेपरेट किया जाता है, उसके लिए किसका उपयोग करते हैं, तो थिन कोट ऑफ वार्निश या फिर पेपर। तो ये आपको यहाँ पे इसका सही आंसर टिक करना था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये आपका FRLS की फुल फॉर्म पूछी गई थी, जो किससे रिलेटेड था, आपका केबल से रिलेटेड था। तो इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लेम रिटार्डेंट लो स्मोक। तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, ताकि अगर आप, हो सकता है IOCL के किसी भी एग्ज़ाम में आगे आने वाले में रिपीट हो सकती है, तो आपको इसको याद रखना है क्योंकि ये फुल फॉर्म केबल से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन जो है वो था क्वेश्चन नंबर 46, इन ट्रांसमिशन लाइन को इंटरचेंज करने से क्या होता है। तो आपको पता है कि ट्रांसमिशन लाइन को इंटरचेंज करने से क्या होता है, तो रेडियो इंटरफेरेंस इन नियर बाई कम्युनिकेशन लाइन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको ये सही टिक करना था। उसके अलावा अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन नंबर 47 जो पूछा गया था कि इन इंडिया जनरेटिंग वोल्टेज कितना होता है। तो ऑप्शन ए था 11 kV 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी था 6.6 kV 50 हर्ट्ज, 33 kV 50 हर्ट्ज, या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर नॉर्मली बात करते हैं तो इंडिया में जनरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, 11 kV 50 हर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही आंसर था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 48, इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ रनिंग वाइंडिंग। जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें रनिंग वाइंडिंग होती है, उसका रजिस्टेंस और इंडक्टेंस कितना होता है। जो रनिंग वाइंडिंग का जो रजिस्टेंस होता है वो तो लो होता है और इंडक्टेंस क्या होता है, हाई होता है। तो ये आपको यहाँ पे सही आंसर टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते तो ये था कि साइन वेव का हमें फॉर्म फैक्टर बताना था। ये नॉर्मली सबको पता होता है कितना होता है, 1.1 होता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपको इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से रिलेटेड पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका डायोड से रिलेटेड भी था।
तो आपको इनको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। स्लिप रिंग, इंडक्शन मोटर का डायसा, जो भी डायोड, सारे डायोड है, उन सारे डायोड को अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके अलावा एक क्वेश्चन था कि पानी में नमक मिलाने से यह बन जाता है, पानी में नमक मिलाने से यह बन जाता है, किसकी तरह बिहेव करता है? तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, यानी कि पानी में जब हम नमक मिलाते हैं तो ये किसकी तरह बन जाता है? कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो इससे आपका एक क्वेश्चन था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अब आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन थे उसमें किस किस पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एक तो आपको करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन जो थे आपके, जो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो थे हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड थे। तो आपको करंट अफेयर भी अच्छे से लास्ट के 4 से 5 महीने की करंट अफेयर अच्छे से पढ़ के जानी है, जिसमें आपका काम हो जाएगा। जैसे कि ये पेपर अभी नवंबर में हुआ था, तो नवंबर में जस्ट अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, तो कॉमनवेल्थ गेम से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए। कॉमनवेल्थ हो गया आपका, ओलंपिक हो गया, इससे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे कि देख सकते हो कॉमनवेल्थ गेम में भारत की रैंक पूछी गई थी, तो ये 4थी थी। उसके बाद 2024 के ओलंपिक कहाँ होंगे? तो ये हमारे पेरिस के अंदर होंगे। एक क्वेश्चन आपका जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ये कुछ जीएस के क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा एक क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से रिलेटेड आया था। 5 क्वेश्चन जो थे वो इंग्लिश के आए थे, और 5 क्वेश्चन जो आए थे वो आपके रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट से आए थे। उसके अलावा जो 5 क्वेश्चन हमारे किससे आए थे? मैथमेटिक्स से आए थे। 5 क्वेश्चन जो मैथ से आए थे, जिसमें कि एक प्रॉफिट एंड लॉस था, ट्रेन का एक क्वेश्चन था, ट्राइंगल से क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, और डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो मैंने आपको यहाँ पे मैथ के टॉपिक भी बता दिए। उसके अलावा जो 5 क्वेश्चन जो बचे थे, तो वो 5 क्वेश्चन थे वो रीजनिंग और मैथ दोनों से कंबाइन आए हुए थे। तो यहाँ पे मैंने आपको ये टोटल जो मेरे पास जो भी जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, वो साथ में कितने पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी को मैंने आपको यहाँ पे कम्प्लीटली डिटेल में बता दिया है। तो अगर आप भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इस वीडियो को एक बार और अच्छे से देख लेना, ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि और भी जो आपके दोस्त हैं वो इस वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।